वेलकम। तो आज आ गए हम टिन्योस एट सोल में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का इतिहास का चैप्टर नंबर 8। इसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लौह उपकरण और कृषि। लौह मतलब लोहे को बोलते हैं, जिसे आयरन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। लोहे का उपयोग 3000 साल पहले से किया जाता रहा है, जबकि इसका बढ़ता उपयोग 2500 साल पहले से ही देखा जा सकता है। यानी कि 3000 साल पहले से इसका यूज हो रहा था, क्योंकि ऐसे एविडेंस मिले, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है ये 2500 साल पहले से देखा जाता है। ठीक है। इन लोहे के औजार में जंगल साफ करने के लिए कुल्हाड़ी, ठीक है, और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी लोहे का हल शामिल थे। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और लोहे का हल शामिल थे। ये मैंने आपको बताया ना कि जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए होती है। कुल्हाड़ी से पेड़ काटे जाते हैं, जिससे लकड़ी मिलती थी। ठीक है। और दूसरा हल हल यानी कि खेती के लिए बहुत यूजफुल था, और दोनों लोहे के होते हैं। ठीक है। उत्पादन बढ़ाने के अन्य कदम सिंचाई सिंचाई की ओर, यानी कि सिंचाई क्या होता है? जब हमने खेतों में देखा होगा, धान होता है या फिर गेहूं होता है या कोई भी फसल उगती है, तो उसकी सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है प्रॉपर। उसमें ये दे यानी कि कीटनाशक दिए जाते हैं। तो ये सब क्या होता है? एक फसल की सिंचाई की जाती है। ठीक है। राजाओं और राज्यों को अस्तित्व में रहने के लिए समृद्धि गांवों के समर्थन की आवश्यकता थी। नए औजारों और प्रत्यारोपण की प्रणाली ने उत्पादन में वृद्धि की। सिंचाई का भी उपयोग किया गया। इस समय के दौरान बनाए गए सिंचाई कार्यों में नहरें, कुएं, टैंक और कृत्रिम झीलें शामिल थी। इनके उस टाइम पे जो होता था, सिंचाई करने के लिए क्या करते थे? पानी कहाँ से लाते थे? नहरों से, नदी से, कुएं से, टैंक से। टैंक ये होता है जैसे कि एक बड़ा सा, जैसे हमने अपने घरों में टैंक देखा होगा। ठीक है। ऐसे ही उस टाइम पे टैंक हुआ करते थे, जिसमें पानी बहुत सारा इकट्ठा कर लिया जाता था सिंचाई करने के लिए। ठीक है। खेती में सर्वप्रथम लोहे के इस औजारों का प्रयोग कब शुरू हुआ? यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि खेती करने के लिए सबसे पहले लोहे के औजार का प्रयोग कब हुआ था, कब स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी। ठीक है। पुरातत्व उत्खनन में मिले लोहे के औजारों से ये पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। मैंने आपको बताया ना, लोहे का प्रयोग होना 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। यानी कि महापाषाण कब्र जो होती थी, उसमें ये देखा गया कि लोहे के औजार, हथियार बहुत ज्यादा प्राप्त हैं, बड़ी संख्या में मिले हैं। ठीक है। इनके बारे में तुम करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। यानी कि सबसे ज्यादा हमने कब देखा था? 2500 साल पहले के लोहे के औजार सबसे ज्यादा यूजफुल रहे हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा ऐसा प्रमाण मिला है कि लोगों ने 2500 साल पहले लोहे का सबसे ज्यादा यूज किया है हर चीज में। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। यानी कि मैंने बताया ना कि खेती करने के लिए हल और जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां शामिल हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, हम अपने घर में ही बात करते हैं, तो हमारे जो दरवाजे होते हैं, अब तो लोगों ने लकड़ी के लगवा लिए हैं, लेकिन हमारे पहले भी दरवाजे, आज भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोहे की होती हैं। ठीक है। मैक्सिमम दरवाजे लोहे के होते हैं, हमारी गाड़ियाँ लोहे की होती हैं जिनमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है। सब भी लोहे के होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन रही हैं। कौन रहता है? गाँव में इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं। ठीक है। उपमहाद्वीपों के उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में गांव में 3 अलग-अलग तरह के लोग रहते थे। बड़े जमींदार को वेल्लालर के नाम से जाना जाता था। बड़े जमींदार यानी जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा होती थी, उन्हें जमींदार बोला जाता है। जो बड़े जमींदार होते थे, यानी कि वो जो गांव के सबसे बड़े, जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी, उन्हें किस नाम से बुलाया जाता था? वेल्लालार। ठीक है। इस नाम से उन्हें बुलाया जाता था। जबकि साधारण हल चलाने वाले को उझावर के नाम से जाना जाता था। जो साधारण हल चलाते थे, यानी कि जिस पे थोड़ी-थोड़ी ज़मीनें होती थी, उन्हें उझावर के नाम से जाना जाता था। इस बीच दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को कदेशियार और अडमाई के नाम से जाना जाता था। भूमिहीन यानी कि जिसके पास भूमि नहीं होती है। ठीक है। और दास यानी कि जो सर्वेंट जो खेतों में काम करते थे, उनको कदेशियार या फिर अडमाई के नाम से जाना जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव के मुखिया या ग्राम भोजक होता था। एक ही परिवार के पुरुष पीढ़ियों से इस पद पर बने रहते थे, और ग्राम भोजक के लिए यह पद वंशानुगत था। ग्राम
वह सबसे बड़ा ज़मींदार था और उसके पास दास होते थे। यानी कि मैंने बताया ना, जिसके पास बहुत बड़ी ज़मीन होगी, तो उसको ज़मीन पे फसल उगाएगा और भी चीज़ें करेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए करने होंगे, उसे अपने पास दास रखने होंगे। तो उसके पास दास होते थे, ठीक है? और सबसे बड़े ज़मींदार के पास होते थे, वे ज़मीन पर खेती करने के लिए मज़दूरों को काम पर रखता था और वे शक्तिशाली था। हमने बहुत सारी चीज़ों में पढ़ा होगा, देखा होगा कि जो ज़मींदार होते हैं, उन्होंने मज़दूरों को काम पर रखा होता है, ठीक है? और वो बहुत पावरफुल होता था। राजा अक्सर गाँव से कर वसूलने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। पुलिसकर्मी के रूप में कार्य करता था। न्यायाधीश यानी कि जज जो होते हैं, और पुलिसकर्मी यानी कि पुलिस वाले जो होते हैं, ठीक है, उनके रूप में भी वो काम करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र किसान, गृहपति, छोटे जमींदार थे। दास कर्मकार जैसे पुरुष और महिलाओं के पास ज़मीन नहीं थी। जो देखो, कोई भी काम वो जो दास होते थे, वो क्या होते थे, पुरुष या महिलाएँ होती थी, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, वो क्या करते थे, दूसरों की ज़मीनें में जाके काम करते थे, जिनसे उन्हें पैसा मिलता था और अपना घर चलाते थे। ठीक है? वो एक तरीके से छोटे दास होते थे। और नालियों और कचरा डंप के रूप में किया जाता था। ये आमतौर पर व्यक्तिगत घरों में पाए जाते थे। महलों, बाज़ारों और या आम लोगों के घरों के शायद ही कोई अवशेष बचे हों। ठीक है? पुरातत्वविदों द्वारा उन्हें अभी तक खोजा जाना बाकी है। यानी कि उन आम लोगों के घर हो गए, महल हो गए, बाजार हो गए, इनके कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है? या फिर मतलब इन लोगों के एविडेंस पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा अभी तक खोजा नहीं गया है। लकड़ी, मिट्टी की ईंटें और छप्पर से बने अन्य शहर शायद ही बचे हों। नाविकों और यात्रियों के खेतों नाविकों और यात्रियों के खातों से शुरुआती शहर के बारे में पता करें, ठीक है? जिन्होंने उन्हें देखा। सबसे विस्तृत विवरण जो पाया गया है, वे एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा था। यानी कि किसके द्वारा था? ग्रीक नाविक द्वारा था, जिसमें उसने इन सभी बंदरगाहों का वर्णन किया है जहाँ वे गया था। उसने बताया है कि वो जहाँ-जहाँ गया था, वहाँ पे ऐसा-ऐसा हुआ था, उसने ये बताया है, ठीक? शहरों के बारे में, ठीक है? कहानियाँ, यात्री, मूर्तियों और पुरातत्व। जहाँ तक वे कहानियाँ हैं जो आम लोगों द्वारा रची गई थी, यानी कहानियाँ, यात्री, मूर्तियों, ये इन सब के बारे में, ये कहानियाँ हैं जो किसने रची थी? आम लोगों ने रची थी और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखित और संरक्षित की गई थी। और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखी गई थी और संरक्षित यानी कि बचा के रखी गई थी, ठीक है? इनमें से कुछ प्रारंभिक शहरों में जीवन के बारे में जानने के लिए अन्य प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है? मूर्तिकारों द्वारा उकेरे गए दृश्य कस्बों, गाँव और जंगलों में लोगों के जीवन को दर्शाते हैं और उनका उपयोग लोगों द्वारा देखी जाने वाली इमारतों की रेलिंग, खंभे, प्रवेश द्वारों को सजाने के लिए किया जाता था। यानी कि हमने ये देखा कि जो लोगों के द्वारा देखी जाने वाली इमारतों की रेलिंग थी, खंभे थे, ये सारे के सारे क्या बनाते थे? लोग बनाते थे और इन्हें सजाने के लिए किया जाता था। लगभग 2500 साल पहले महाजनपदों की राजधानियों के रूप में शहरों का विकास हुआ। यानी कि 2500 साल पहले क्या हुआ था? महाजनपद की राजधानियों के रूप में शहरों का विकास हुआ था। शहर बनने शुरू हो गए थे 2500 साल पहले। इनमें से कुछ शहर विशाल किलेबंद द्वारा से घिरे हुए थे। ये देख रहे हो ना, किले यानी कि पूरी दीवारें बनी हुई हैं, उसके अंदर शहर होते थे। ऐसे भी शहर होते थे। और पुरातत्वविदों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित बर्तनों या चीनी मिट्टी के छल्लों की पंक्तियाँ मिली हैं। चीनी मिट्टी यानी कि सिर्फ़ ऐसे तरीके के बर्तन होते थे जो कि एक मिट्टी से बनाए जाते थे, लेकिन डिज़ाइनिंग कर दी जाती थी उसपे, ठीक है? ऐसे भी एविडेंस मिले हैं हमारे पुरातत्वविदों लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को, जिन्हें रिंग व्हेल के रूप में जाना जाता था। यानी कि जो मिट्टी के छल्ले होते थे, उसे किस नाम से जाना जाता था? रिंग व्हेल के रूप में जाना जाता था। कुछ मामलों में उनका उपयोग शौचालय के रूप में भी होता था। यानी कि ऐसा भी देखा गया है कि उस टाइम पे शौचालय के रूप में भी इनका यूज़ होता था। सिक्के यानी कि कॉइन, ठीक है? धन का मापन सिक्कों के रूप में किया जाता था। पहले लोग धन का यानी कि धन को कैसे नापते थे? धन को मापते थे सिक्कों के रूप में, ठीक है? और पुरातत्वविदों को इस अवधि से संबंधित कई हजार सिक्के मिले हैं। उनको आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को ऐसे बहुत सारे सिक्के मिले हुए हैं, ठीक है? शुरुआती सिक्के लगभग 500 वर्ष तक पंचमार्ग वाले सिक्के के साथ उपयोग में रहे। यानी कि पंचमार्ग वाले पंचमार्ग वाले सिक्कों के साथ उपयोग में रहे हैं, जो आमतौर पर आयताकार या कभी-कभी चौकोर या गोल आकार के होते थे। देखो, इसमें सिक्के बने हुए हैं ना ऐसे, ऐसे भी सिक्के मिले हुए हैं, ठीक है? इन्हें धातु की चादरों से काटा जाता था। धातु यानी कि मेटल की चादरों से बनाया जाता था, ऊपर से मेटल की चादर लगा दी जाती थी। या चपटी धातु की गोलियों, एक छोटी गोलाकार वस्तु से बनाया जाता था और उन पर कोई शिलालेख नहीं होता है, बल्कि ढाई या 5 का उपयोग करके प्रतीकों के साथ मोहर लगाई जाती है।
उपमहाद्वीपों के अधिकांश हिस्सों में पाए जाने वाले ये सिक्के शुरुआती शताब्दियों तक प्रचलन में थे, यानी कि उपमहाद्वीप में जो सबसे ज्यादा हिस्सों में पाए जाने वाले ये सिक्के थे, यानी कि कहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते थे, जो उपमहाद्वीप के सबसे ज्यादा अधिकांश हिस्सों में पाए जाने वाले सिक्के शुरुआती शताब्दियों तक प्रचलन में थे, सबसे ज्यादा फेमस थे। ठीक है, सिक्के से ही हर चीज होती थी उनके। अनेक कार्य वाले शहर। मथुरा 2500 से अधिक वर्षों में से एक महत्वपूर्ण बस्ती है, जो यात्रा और व्यापार के दो प्रमुख मार्गों के चौराहे पर स्थित है। उत्तर पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण शहर के चारों ओर किलेबंद और कई मंदिर हैं। आसपास के क्षेत्रों के किसान और चरवाहे शहर में लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराते थे। यानी कि आसपास के जो क्षेत्रों के किसान होते थे और चरवाहे होते थे, ये क्या करते थे, शहरों में जाके भोजन उपलब्ध कराते थे। मथुरा एक ऐसा केंद्र है जहाँ कुछ बेहद बेहतरीन मूर्तिकला का निर्माण किया गया था। लगभग 2000 साल पहले कुषाणों और की दूसरी राजधानी बन गई थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था, यानी कि मथुरा क्या था, एक धार्मिक केंद्र। हमने सुना ना, मथुरा जो कृष्ण जी का जन्म हुआ था वहां पे मथुरा में। ठीक है, मथुरा एक ऐसा केंद्र है जहाँ कुछ बेहद बेहतरीन मूर्तिकला, यानी कि बेहद बहुत सारे महल वगैरह मिलते थे, मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बन गया था, यानी कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या बना था, मगध वो मथुरा बना था। यानी कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या बना था, मथुरा बना था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था और यहाँ बौद्ध मठ, जैन मंदिर थे, जैसे कि कृष्ण की पूजा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र। मथुरा में पाए गए पत्थर के स्लेब और मूर्तियां जैसी सतहों पर शिलालेख, छोटे शिलालेख हैं, जो पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दिए गए उपहार के दर्ज कराते हैं, जो शहर में रहने वाले राजाओं और रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकारों द्वारा बनाए गए थे। शिल्प और शिल्पकार। शिल्प के पुरातात्विक साक्ष्य अत्यंत उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तन, जिन्हें उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो शिल्पकार लोग थे, शिल्पकार के एविडेंस मिले हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को। ठीक है, उनके जो बर्तन होते थे, जिन्हें उत्तरी काली पॉलिश लगाई जाती थी, उनके बर्तनों में NBPW, ठीक है, के रूप में जाना जाता था। आमतौर पर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पाए जाते थे। कहाँ पाए जाते थे, उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में, साउथ के साइड में पाए जाते थे। ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का निर्माण महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी में हमने ये देखा कि कपड़ों का निर्माण बहुत फेमस था, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी उसकी। ठीक है, जैसे प्रसिद्ध केंद्र दक्षिण में मदुरै, इन केंद्रों में पुरुष और महिलाएं काम करते थे। ये भी हमने देखा कि जो फेमस फेमस केंद्र होते थे, वहां पे पुरुष और महिलाएं दोनों काम करती थी। शिल्पकार और व्यापारियों ने अब संघों का गठन किया, यानी कि ग्रुप का गठन कर दिया था, अनाउंसमेंट कर दी थी, जिन्हें श्रेणी के रूप में जाना जाता था। शिल्पकार की श्रेणी प्रशिक्षण प्रदान करती थी, यानी कि क्या करती थी वो, शिल्पकार की श्रेणी प्रशिक्षण प्रदान करती थी, कच्चा माल प्राप्त करती थी और तैयार उत्पाद वितरित करती थी। व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का आयोजन करती थी, यानी ये कच्चा माल लाती थी, फिर उसको पूरी तरीके से बनाया जाता था। यानी कि कपड़ा लेकर आते थे, फिर उसको कपड़े की डिजाइनिंग बनाई जाती थी, फिर उसको दूसरा कपड़ा बनाया जाता था, काट-ओट के डिजाइन करके कपड़े बना दिए जाते थे। ठीक है, ऐसा भी वो करते थे। व्यापार की श्रेणी व्यापार का आयोजन करती थी, बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहाँ अमीर पुरुष और महिलाएं पैसा जमा करते थे, निवेश करते थे और ब्याज का कुछ हिस्सा वापस कर दिया जाता था। हमने आज भी बैंक में देखा है ना, लोग पैसे जमा करते हैं और जो ब्याज का हिस्सा होता है वो वापस कर दिया जाता है, ये लोग ब्याज ले लेते थे। ठीक है, या मठों जैसे धार्मिक संस्थाओं का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता था। अरिकामेडु। अरिकामेडु पुडुचेरी में है, एक तटीय बस्ती जहाँ जहाज दूर दूर से माल उतारते थे। जहाँ क्या किया जाता था, माल उतारे जाते थे, जहाजों से आते थे जो। ठीक है, विशाल ईंटे की संरचना स्थल पर एक गोदाम मिला। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मिट्टी के बर्तन मिले थे, जैसे कि एम्फोरा, लंबे डबल हैंडल वाले जार जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ होते थे। लाल चमकीले मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन्हें एरेटिन वेयर के नाम से जाना जाता था। यानी कि लाल चमकीले मिट्टी के बर्तन को किस नाम से जाना जाता था, एरेटिन वेयर के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम इटली के एक शहर के नाम पर रखा गया है। गीली मिट्टी को एक मोहर बंद सांचे में दबाकर बनाया जाता है। गीली मिट्टी का एक मोहर बंद सांचे में दबाकर बनाया जाता था। ठीक है, स्थानीय रूप से बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तन का एक और प्रकार, हालांकि रोमन डिजाइन का इस्तेमाल किया गया था। रोमन लैंप, कांच के बर्तन, रत्न स्थल पर पाए गए, छोटे टैंक पाए गए, संभवतः रंगाई के बर्तन थे,
जिनका उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। रंगाई के बर्तन जो थे उनका उपयोग कहाँ किया जाता था? कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। अर्थात कीमती पत्थरों और काँच से मूर्तियाँ काँच अर्थात कीमती पत्थरों और काँच से मोतियों के निर्माण के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। यानी कि कीमती पत्थरों से क्या बनाई जाती थी? कीमती पत्थरों और काँच से मोतियों मतलब मोतियाँ बनाई जाती थी। तो इसके बहुत सारे साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले हैं। कहीं रोम यूरोप के सबसे पुराने शहर में से एक गंगा घाटी के शहर के साथ ही विकसित हुआ था। यानी कि कहीं क्या हुआ था? रोम यूरोप के एक सबसे पुराने शहर यानी कि बहुत पुराने शहर के एक गंगा घाटी के शहरों के साथ ही विकसित हुआ था। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया में फैले सबसे बड़े साम्राज्य में से एक की राजधानी है। ऑगस्टस सबसे महत्वपूर्ण सम्राट ने लगभग 2000 साल पहले शासन किया। रोम की ईंटों का शहर बनाया जिसे संगमरमर का शहर बनाया जिसे संगमरमर का शहर कहा जाता है। किसने बनाया था ये? ये ऑगस्टस ने बनाया था, ठीक है? बनाया उसने और उसके बाद के शासकों ने मंदिर और महल बनवाए। उसके बाद जितने शासक आए, राजा आए, उन्होंने मंदिर और महल बनवाए। विशाल एम्फी थिएटर भी बनवाए, सीटों की परतों से घिरे खुले मैदान जहाँ नागरिक सभी तरह के शो देख सकें, ये भी बनाया था उन लोगों ने। ठीक है, बाद में जो शासक आए थे उन्होंने थिएटर वगैरह भी बनाए जहाँ लोग जाके शो देखते थे। नाटक वगैरह होते थे ना, कवि अपनी कुछ बताते थे तो वहाँ पे जाके लोग देखा करते थे। सार्वजनिक स्नानघर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग समय के साथ वहाँ पे सार्वजनिक स्नानघर थे, जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता था तो उसमें लोग आके स्नान करते थे। तो ऐसे भी लोगों ने वहाँ राजाओं ने ये बनाए हुए थे, अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग समय पे लोग आया करते थे, ठीक है? जहाँ लोग मिलते और आराम करते थे। विशाल जल सेतु पानी की आपूर्ति करने वाले चैनल शहर में पानी लाने के लिए बनाए गए थे स्नानघरों, फव्वारे और शौचालय के लिए, ठीक है? चैनल घर में क्या बनाए थे? पानी लाने के लिए बनाए गए थे, स्नानघरों के लिए पानी आएगा, फव्वारों के लिए और शौचालय के लिए पानी आ सके, ऐसी भी चीज़ें बनाई गई थी। तो फाइनली आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो आपको ये कैसा लगा चैप्टर ये मुझे ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।